हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आपसे आज ये क्वेश्चन ट्राई करने के लिए कहा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रॉब्लम आपको एससीबी में भी मिल जाएगी। लगभग लगभग हर बुक में आपको इस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना? ओके। तो चलिए आइए लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है फिगर शोज अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए मेड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर. A current I enters the loop at a point A and leaves it at a point C. Okay. Find the magnetic field at the point P which is on perpendicular bisector of AB at a distance A by 4 from it. तो देखिए जैसे कि यहाँ एक लूप दिखाया गया है। इस लूप में मुझे क्या करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आई हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P. P पॉइंट जो दिख रहा है ये इस P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके okay. I have to find the magnetic field at the point P which is on the perpendicular bisector of AB, जो कि AB के perpendicular bisector पर है। और कितनी डिस्टेंस पर है? बेस से, नीचे बेस से, AB से A/4 की डिस्टेंस पर है। ठीक है ना? A/4 की डिस्टेंस पर है नीचे से। अच्छा, तो अब हम अगर बात करें कि भाई सिंपली मैं अगर यहाँ से करंट निकालना चाहूँ तो देखो यहाँ से करंट का डिवीज़न जो होगा, दो सेगमेंट में डिवीज़न होगा। आई शुड चेंज द कलर, आपको ज़्यादा क्लियरिटी से दिखेगा कि देखिए यहाँ पर करंट और यहाँ पर जब करंट की मैं बात करूँगा तो बच्चों इन दोनों सेगमेंट में जो करंट है वो सेम जाएगी। क्यों सेम जाएगी, ज़रा इसकी भी बात कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वायर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वायर है, एक्चुअल में यहाँ पर सिमेट्रिकली दे रखा है, सेम दे रखा है। अगर ये अलग होता, इसका रेजिस्टेंस अलग होता तो फिर मैं करंट का डिवीज़न अलग अलग कर देता। जैसे कि मुझे पता है कि अगर पैरेलल में करंट बढ़ रही है, ठीक है ना, तो पैरेलल में करंट बढ़ते समय मैं सिंपली I1:I2 जिस तरह से लेता हूँ वैसे ही ले लेता। लेकिन चूँकि यहाँ पर करंट दोनों ब्रांचेस में रेशियो सेम है तो करंट आधी आधी बढ़ जाएगी। सो ऑब्वियसली इस वाले सेगमेंट में I/2 की करंट जाएगी और इस सेगमेंट में भी I/2 की करंट ही जाएगी। ठीक है ना? ओके। तो अब हुआ क्या, यहाँ I/2 की करंट आई और यहाँ भी I/2 की करंट आई। ठीक। ओके। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें समझने वाली है। इट्स अ वेरी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। तो बेटा अब इस वायर की वजह से मुझे यहाँ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा। ये भी एक करंट कैरिंग वायर हो गया, यही करंट आगे बढ़ जाएगी इसमें। ओके। और ये करंट यहाँ से जाएगी I/2 और ये दोनों I/2 मिलकर के वापस से इसमें क्या आ जाएगी, I करंट आ जाएगी। तो मैं अगर सिंपली आपसे कहूँ कि भाई सबसे पहले देखा जाए तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 वायर है। इन चारों वायर्स की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। आएगी, बिल्कुल आएगी जी, बिल्कुल 100% आएगी बेटा। देन अब हमें सोचना है कि इसकी वजह से कितनी आएगी। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम पहले ही ये प्री डिसाइड कर सकते हैं कि भाई केस में क्या सिमेट्री दिख रही है। हाँ सिमेट्री तो दिख रही है, तो सिमेट्री दिखने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्या बेनिफिट मिलेगा सिमेट्री दिखने से, ज़रा वो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये वाले एडी सेगमेंट की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, एडी के रिलेटिव पी पॉइंट की पोजीशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बीसी के रिलेटिव है। बीसी के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट की पोजीशन सेम लोकेशन है जैसे कि एडी के, बस डायरेक्शन अपोजिट है। ये एडी के राइट साइड में है और ये बीसी के लेफ्ट साइड में है और दोनों में ही सेम करंट फ्लो कर रही है। तो अगर मैं एडी की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता तो वो किधर की तरफ आती, वो आती अंदर की तरफ। एडी की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आती, अंदर की तरफ आती, इनसाइड आती। ठीक है ना, कैसी आती, इनसाइड आती। ओके। और BC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब देखोगे तो क्या आती, आउटसाइड आती। अब चूंकि मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे, मान लीजिए इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B आ रही है तो यहाँ पर इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड B ही आएगी और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि एक वायर की वजह से अंदर की तरफ होगी और एक वायर की वजह से बाहर की वजह से। तो AD और BC की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी P पॉइंट पे वो कैंसल्ड हो जाएंगे। आइए इस बात को लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू current carrying wire
AD and BC at point P will be cancelled. ठीक है ना? ओके, बिकॉज मैग्नीट्यूड में, बिकॉज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है. ओके, तो ये बात तो समझ में आती है. ठीक, अब सवाल क्या उठता है? अब सवाल ये उठता है कि फिर आएगी किसकी वजह से. सो the net magnetic field at P is due to the segment AB and DC. तो भाई AB और DC की वजह से, AB और DC की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नेट आएगी. अब वो कितनी आएगी वो निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए सारे क्रियाक्रम इसमें हो जाएंगे, सब कुछ इसमें लग जाएगा बेटा. ओके, तो बिल्कुल इसको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर के करें. ओके, मैंने आपको इसीलिए होमवर्क में पहले ही दे दिया था कि आप इसे ट्राई करके रखते. सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम AB की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और DC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. पहले तो ये देख लेते हैं कि इन दोनों की वजह से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगी या घटेगी. तो भाई AB कुछ ऐसे, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी. सो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू AB will be outward. ओके, किधर होगी, आउटवर्ड होगी AB की वजह से. एंड बिकॉज ऑफ DC की वजह से इनवर्ड. एंड बिकॉज ऑफ DC इनवर्ड. बट यहां पर मैग्नीट्यूड में सेम नहीं होगी, तो सबसेक्शन होगा. ओके, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है, इसलिए मैं जीरो नहीं बोल सकता. अब मैं ये क्यों कह पा रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है, मैं क्यों कह पा रहा हूँ, इस बात को भी जरा समझ लें, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन किसी और तरह से घुमा के पूछ लिया जाए. बेटा ये जो P पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इस वायर और इस वायर के लिए सिमेट्रिकली नहीं है. यहां से देखिए इस पॉइंट की डिस्टेंस अलग है और यहां से इस वायर की डिस्टेंस क्या है, अलग है. ओके, तो ऑब्वियसली यहां जो एंगल्स बनेंगे, ओके, मोटी मोटी बात अगर अपन करें तो ये एंगल θ1 और मान लीजिए ये एंगल θ2 है, ये θ1 है और ये θ2 है. तो θ1 और θ2 जो हैं, ये जो हैं, जो भी यहां पर जो निकल करके आएंगे और जो यहां के लिए आएंगे, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये बिल्कुल अलग होंगे. ओके, तो वो वाला फैक्टर या वो वाला टर्म बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो हम एक काम करते हैं, बिल्कुल सीक्वेंटली इसको क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं. आइए, अब मैं बात करूं θ1 की, तो भाई मुझे ऑब्वियसली θ1 की ज़रूरत पड़ने वाली है. हाँ, ये तो मुझे दिख रहा है कि ये सिमेट्रिकल है, तो θ1 और θ2 आपस में तो इक्वल होंगे, नो डाउट. बट θ1 होगा कितना, अगर मैं इसकी बात करूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ θ1, तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखें तो अब आप उस क्वेश्चन को वापस से बहुत अच्छे से पढ़े थे कि लूप जो था वो स्क्वायर था और ए साइड का था, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, मतलब ये एंगल 90 डिग्री था. ओके, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ उसको. इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो बेस है ये a/4 है. ये अगर मैं बेस बोलूँ तो ये एंगल मैं निकाल रहा हूँ θ1. ओके, तो ये वाली जो साइड है ये a/4 है, ऑलरेडी पता है मुझे. और ये कितनी होगी, ये होगी a/2. वाई, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस साइड का, ये क्वेश्चन में उसने कह दिया है. ओके,
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है इसका मतलब a/2 ही कट कर रहा होगा, पूरी साइड स्क्वायर लूप की एक ही है। ओके, तो अब यहाँ से मैं क्या साइन लिख सकता हूँ? नहीं, अभी साइन तो नहीं लिख सकता, हाँ बट मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू ज़रूर लिख सकता हूँ। टैन थीटा तो मैं एटलीस्ट लिख ही सकता हूँ। टैन थीटा यहाँ से अगर मैं लिखने लगूँ तो क्या मिलेगा मुझे? टैन थीटा a/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस a/4, टैन थीटा मिला मुझे 2। हालांकि मुझे टैन थीटा की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है साइन थीटा की, तो कोई दिक्कत नहीं है, टैन थीटा पता है तो साइन थीटा भी पता है। आप चाहो तो यहीं पर साइड निकाल सकते हो। ओके, बाकी मेरा मानना है कि अब टैन थीटा अपने को पता है और वही थीटा 1 है, वही थीटा 2 है। तो मैग्नेटिक फील्ड में लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी एट पी, इसको मैं B1 मान रहा हूँ, म्यू नॉट। अब करंट में मैं क्या लिखूंगा? करंट I नहीं है, करंट है I/2, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। अच्छा, D की बात करूं तो D में मैं a/4 लिखूंगा, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है। ओके, समझ रहे हैं क्या? इस लाइन ए बी से इस पी पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर, वो a/4 ही है, क्वेश्चन में दे रखी है। अच्छा, अब साइन थीटा 1 की बात कर लेते हैं, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो देखो बेटा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, टेन थीटा अगर √2 है तो बहुत सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री आप सोच लीजिए। अगर टेन थीटा √2 है तो ये 2 है, ये 1 है। मैं सिंपली आपको सोचना बता रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? √5 हो गया। तो साइन थीटा अपने को क्या मिल गया? 2/√5। ओके, तो ये हो गया 2 साइन थीटा 1 2/√5 और साइन थीटा 2 भी इतना निकलेगा 2/√5। ओके, अच्छा, ये आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा? ये बात मैंने पहले बताई, आउटवर्ड होगा। क्या होगा? आउटवर्ड। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 2 कॉमन लेकर के इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट ये 2 और ये 2 भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो म्यू नॉट आई, ओके, और 1/√5 फाइनली क्या बनेगा? 2/√5। तो 2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और पाई a और √5। ओके, 2/√5 आया था, 1/√5 1/√5, तो यहाँ लिख दिया मैंने। और ये किधर की तरफ आया है? ये आया है आउटवर्ड। किधर आया है? आउटवर्ड, B1। अब बात करते हैं B2 की। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, देख लीजिए उस सेगमेंट का नाम क्या था? CD या DC बोल लेते हैं, CD या DC की बात है, बट जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ड्यू टू DC एट P इस B2। चलिए अब सोचो कि B2 क्या होगा बेटा? बच्चों B2 क्या होगा? अगर मैं B2 की बात करूं तो भाई B2 होगा किधर? डायरेक्शन तो मुझे पता ही है कि डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ओके, लेकिन अब मुझे उसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सोचिए ये पूरी साइड A दे रखी है, बिकॉज लूप इज व्हाट? क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला है कि लूप इज स्क्वायर लूप ऑफ साइड A। तो ये साइड A है, ये भी A है, सारी A है। अगर ये a/4 है तो ऑब्वियसली ये 3a/4 होगी। ये साइड कितनी होगी? 3a/4। जैसे कि 3a/4 प्लस a/4 आप जब करें देन दैट विल बी A। सो B2 के लिए D तो हो गया 3a/4। अब बात मैं करूं साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 की, तो दोनों एंगल सेम ही होंगे सिमेट्रिकली, इतनी तो है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर AB का है तो उसका भी ही होगा। तो ये दोनों एंगल जो होंगे दोनों साइड, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इस एंगल को निकाल लेते हैं हम लोग। अगर मैं वहाँ से ट्रायंगल उठाऊँ तो देखिए अपने पास ये पॉसिबिलिटी है कि ये 3a/4 है, ठीक है। ओके, और अपने पास में कुछ ऐसा है, ये ऐसे सेगमेंट है और इस एंगल को हम निकालना चाह रहे हैं, और ये एंगल हम जानते हैं कि a/2 ही होगा।
ये मैं इतना श्योर कैसे हूँ a/2 होगा, क्योंकि स्क्वायर लूप है और बाइसेक्टर है वो, नीचे वाली का तो ऊपर वाली का भी बाइसेक्टर ही होगा, साइड बाइसेक्टर, तो a/2। तो जब मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू लिखूंगा, मान लो ये θ1 है, जब मैं यहाँ से लिखूंगा तो मैं tan लिख सकता हूँ, फिर से tan θ1 क्या लिखूंगा यहाँ पर, tan θ1 हो जाएगा मेरे लिए a/2, आपकी बात 4/3 a कैंसिल आउट, 3/4 का 4 ऊपर चला गया, 2/3, ठीक है, 2/3। ये मेरे पास में क्या आ गया, tan θ आ गया। अब सोचो मेरे पास tan θ अगर है, मुझे तो sin θ के बारे में सोचना है, 2/√3, 2 ये 3 ये सिंपली, ओके, 2 ये 3 ये, तो ये कितना रूट में √13 √13। तो अगर मैं sin θ लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो sin θ1 या थीटा जो भी मैं बोलता हूँ इसको, तो sin θ1 क्या होगा मेरे पास में, sin θ1 होगा 2/√13। आइए b2 लिख लेते हैं, म्यू नॉट i की जगह i/2 अपॉन 4πd। अच्छा d में क्या रखेंगे, d में रखेंगे 3a/4। d क्या है, d जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वायर से, ओके ठीक, तो d में आ गया 3a/4 sin θ1 प्लस sin θ2, मतलब 2/√13। अगर ध्यान से देखो तो इसी को ही 2 बार लेना है अपने को, ठीक, ओके, देन 4 से 4 कैंसिल आउट, b2 आ गया। अब इसी तरह से वापस से 2 कैंसिल आउट, लेकिन ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 म्यू नॉट i अपॉन पाई 3√13, ओके, 3√13 और a, साथ में a भी है। पिछले वाले में a लिखा था, नहीं लिखा था, ध्यान दिया आप लोगों ने, हाँ लिखा था, बिल्कुल लिखा, ओके। अच्छा ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू मेरे पास में इनवर्ड आई है, कैसे आई है, इनवर्ड। सो बी नेट इज व्हाट, अब मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है ना। क्या मुझे एक आइडिया लग सकता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, या एग्जैक्टली लग सकता है, जिससे कि मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूं। देखो भाई मेरे पास में सीधी से अगर मैं बात करूं तो 2 म्यू नॉट i ऊपर का फैक्टर तो दोनों का सेम सही है, नीचे का फैक्टर बड़ा किसका है, ऑब्वियसली इसका बड़ा है दिस इज √13, ओके, एंड दिस इज 3 टाइम्स ऑलरेडी, सो ये ओवरऑल और फैक्टर छोटा आएगा, ठीक। सो बी नेट में जब लिखूंगा तो b1 डिफरेंस b2 ही लिखूंगा वैसे तो, लेकिन मुझे पता है कि जो रिजल्ट आने वाला है वो आउटवर्ड आने वाला है, बिकॉज b1 इज ग्रेटर देन b2 ऑलरेडी यहाँ पर पता है। सो रिजल्ट विल बी आउटवर्ड आएगा, क्या आएगा, बाहर की तरफ ही आएगा। अच्छा अब कितना आएगा उसको भी लिख लेते हैं, कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है फाइनल आंसर तक पहुंचना। तो अपने पास b1 क्या निकल करके आया था, पहले उसको देखते हैं, 2 म्यू नॉट i अपॉन पाई f√5, जिसे कि हम सिंप्लीफाइड वे में लिखें, 2 म्यू नॉट i अपॉन पाई a√5 माइनस 2 म्यू नॉट i अपॉन 3 पाई √13 a, 2 म्यू नॉट i कॉमन अपॉन पाई ए कॉमन, और कुछ कॉमन हो सकता है, ठीक है, 2 म्यू नॉट i अपॉन पाई ए कॉमन, देन दिस इज व्हाट 1 अपॉन √5 माइनस 1 अपॉन 3√13, ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। देखो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बड़े होंगे क्वेश्चंस बट करना ज़रूरी है, ओके। अच्छा ये आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, आउटवर्ड लिख दे रहा हूँ, आउटवर्ड। अच्छा अब इसमें और क्या क्या कर सकता है, कहाँ कहाँ वो घुमा सकता है, इसकी भी मैं थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे
कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्या कर लेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि इस पी पॉइंट को सेंटर पे ले जाए। अगर वो पॉइंट पी को सेंटर पे ले जाता तो वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों, फाइनली मैं क्या करता, अगर पी पॉइंट मेरा सेंटर पे होता देन मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनली हम अगर पी पॉइंट को सेंटर पे ले लेते तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती। क्यों, क्योंकि सबके लिए वो क्या हो जाता, सिमेट्रिकल हो जाता, सबके लिए वो क्या हो जाता, सिमेट्रिकल हो जाता। और जब सबके लिए वो सिमेट्रिकल हो जाता तो उस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, सबकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड सेम आ जाती मैग्नीट्यूड वाइज। अब बस इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती और जीरो आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से वो चेंज कर सकता है प्रॉब्लम को। एक और कैटेगरी है, एक और वैरायटी से वो चेंज कर सकता है कि वो हो सकता है कि इनके रेजिस्टेंस अलग अलग दे दे, जिससे कि इनमें करंट अलग अलग फ्लो करने लगे। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो इनके रेजिस्टेंस अलग अलग दे दे जिससे कि इनमें अलग अलग करंट फ्लो करने लग जाए। अच्छा, अगर अलग अलग करंट फ्लो करने लगेगी तो उस सिचुएशन में मुझे करंट जो भी आ रही होगी जिस सेगमेंट में वो निकालनी है और फिर वो रखनी है। ये मिस्टेक हम लोगों से जनरली हो जाती है कि हम लोग कहीं ध्यान नहीं देते हैं कि करंट किस सेगमेंट में क्या थी, और हमने करा हुआ ऐसा एक क्वेश्चन तो बस हमने जोश में निकाल करके उसको कर दिया। ठीक है ना, तो इस बात का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस तरह की गलतियां आप ना करें आई होप। देखिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Find the magnetic field at a point P shown in the figure. Point P is on the bisector of the angle between the wires. Okay, क्या है क्वेश्चन में, क्या कहा उसने कि मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है P पॉइंट पर, जो कि फिगर में दिख रहा है। ओके, P पॉइंट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ठीक है ना, बिटवीन द वायर। मतलब ये P पॉइंट जो है ये एंगल बाइसेक्टर पर है। अब ये बिटवीन द वायर्स का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये एक वायर है, हालांकि इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इधर इन्फाइनाइट से आ रहा था, इधर इन्फाइनाइट पे जा रहा था, उसको बेंड कर दिया और एक एंगल बना दिया और यहाँ पर बाइसेक्टर बना दिया। अब ये भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक वायर था सेमी इन्फाइनाइट, यहाँ से यहाँ तक सेमी इन्फाइनाइट वायर था और उन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक पॉइंट पर और फिर यहाँ एंगल अल्फा बना दिया। ऐसा हालांकि कुछ बोला नहीं, बट सिचुएशन यही है। अब करने के लिए क्या है, कुल हमारे पास में यहाँ पर दो सेमी इन्फाइनाइट वायर्स के सेगमेंट तो दिख ही रहे हैं, एक तो ये और एक ये। ओके, एक बार तो हम इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर हम इस वाले वायर की वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और दोनों जुड़ेंगी या घटेंगी आइए देख लेते हैं। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी और इसकी वजह से अंदर आएगी ना, इसकी वजह से भी बाहर आएगी और इसकी वजह से भी बाहर आएगी। ध्यान से देखें, अंदर नहीं आएगी, करंट ऐसे है तो इसकी वजह से मैग्नेट, आप क्या करते हैं, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखने के बाद पाम को उस डायरेक्शन में करते हैं जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, तो थंब आ रहा है बाहर, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आई ऊपर वाले वायर की वजह से, और नीचे वाले वायर की वजह से, नीचे वाले वायर की वजह से भी बाहर आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगी। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। So magnetic field due to both the segment will be outward at P. So B net is what? B1 प्लस B2। भाई दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो क्या होगी, जुड़ेगी। क्लियर है ना? ओके, अच्छा अब मैं पहले तो ऊपर वाले सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ। क्या दोनों की वजह से सेम ही आएगी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है दोनों की वजह से सेम आएगी। क्यों? बिकॉज आई एम वॉचिंग हेयर द सिमेट्री। दिस एंगल इज आई थिंक अल्फा बाई 2 and this angle is also alpha by 2. Okay, and both the angles are same and conditions are same. This is infinite and this is point terminating, this is point terminating, this is infinite, and direction of current, this is outward
हेयर इसकी वजह से भी आउटवर्ड, तो सेम ही आएगी। इसका मतलब एक बार निकाल के उसका डबल कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, मैग्नीट्यूड B1 मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल टू B2 मैग्नीट्यूड। B1 ऊपर वाले सेगमेंट की वजह से B2 नीचे था, सो B नेट इज व्हाट 2 टाइम्स B1, डबल कर देते हैं B1 का। ओके, अब B1 निकाल लेता हूँ मैं। B1 किसी को भी बोल दूँ B1, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली इसी को ही B1 बोलेंगे, चाहे ऊपर वाले को B1 बोल लो, चाहे नीचे वाले को B1 बोल लो। निकालना है उसको डबल करना है। चलिए अब B निकालते हैं। म्यू नॉट आई, करंट आई दे रखी है, अपॉन 4 पाई डी। ओके, अब देखते हैं साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो देखो बेटा, पहली बात तो D क्या है, D अभी मुझे पता नहीं है, तो मैंने अभी D रख दिया है। अब मैं D इसमें पुट करूंगा, ये मैंने अभी D माना है। क्या माना है ये, इसको मैंने अभी D माना है, ठीक है ना। देखिए इसको मैंने अभी क्या माना हुआ है, इसको मैंने अभी D मान लिया है, मान लिया है ये D है। अब D को अगर मैं लिखूं तो इस ट्रायंगल को देखो जरा ध्यान से, ये कनेक्ट किया ना, ये D है बेटा, और ये क्या है अल्फा बाई 2 है, और ये क्या है x है। तो अगर मैं बोलूँगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो D परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया ट्रायंगल का और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। D बाई x मेरे पास में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब साइन अल्फा बाई 2। सो D इज व्हाट, D इज योर x साइन अल्फा बाई 2, ठीक है ना बच्चों। तो D की जगह मैं क्या रखूँगा, x साइन अल्फा बाई 2। ओके, अभी पुट कर देंगे। देन D की बात करते हैं, फिर अब हम बात करते हैं साइन एंगल, क्या एंगल आएगा। चलिए आइए एंगल की बात कर लेते हैं। देखिए सेगमेंट में देखें, ध्यान से देखें, थीटा 1 थीटा 2 क्या आएगा। ओके, थीटा 1 थीटा 2 देखने के लिए देखिए ये वाला जो है, ये वाला सेगमेंट जो है ये एंगल बना रहा होगा, एक तो ये एंगल होगा। अब आप इसे चाहे थीटा 1 बोल ले लो, चाहे चलो मैं इसे थीटा 1 ले रहा हूँ। तो थीटा 2 क्या होगा, थीटा 2 तो ऑब्वियसली 91 होगा, 90 डिग्री होगा। तो थीटा 1 क्या होगा, थीटा 1 मेरे पास में होगा, देखिए ये अल्फा बाई 2 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, ये ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। भाई आप इसको अगर ऐसे देखो तो अल्फा बाई 2 प्लस थीटा प्लस थीटा 1 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। तो थीटा 1 क्या हुआ मेरे पास में, 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो थीटा में मेरे को क्या रखना है, 90 माइनस अल्फा बाई 2 रखना है। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ही, इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में ही ये एंगल ही तो निकालना था अपने को, थीटा 1। ओके, तो ट्रायंगल का सम 180 होता है, उससे मैंने लिख लिया यहाँ पर। तो एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है ना। ओके, अच्छा चलो भाई ये भी हो गया है ना। ओके बेटा, तो बेटा अब ये थीटा 2 की अगर बात करें तो थीटा 2 ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है, तो वो फर्दर बहुत इनफाइनाइट तक जाएगा तो एंगल बहुत बड़ा होगा और 90 डिग्री ही होगा ऑब्वियसली। चलिए आइए अब वैल्यूज रख देते हैं, पुट द वैल्यूज। चलो बच्चों, साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस साइन 90, ये तो B1 निकला, क्या निकला, B1 निकला, ठीक है ना। क्या आया, ये B1 आया। मैं D की वैल्यू भी रख देता हूँ इसमें, तो B1 आया क्या, ओके। B1 क्या आ गया अपने पास में, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, D की वैल्यू क्या आई थी, x साइन अल्फा बाई 2, x साइन अल्फा बाई 2, साइन 90 प्लस 90 माइनस अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अभी ये B1 आया है, अब हमें जो B नेट लिखना है, देखो यही B1 आएगा, ये तो आ गया मान लीजिए, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर मान लिया था B1 था, अब इसकी वजह से क्या आ रहा है, यहाँ पर B2 आ रहा है। ओके, तो B1 और B2 एक्चुअल में क्या है दोनों बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बिकॉज सेम कंडीशन है। तो अब B नेट क्या होगा, B नेट होगा इसका डबल, मतलब 2 टाइम्स B1, मतलब फाइनली इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 म्यू नॉट आई
अपॉन इससे ये 2 से ये 2 मत काट दीजिएगा, ये एंगल के अंदर है अल्फ़ा बाई 2, है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जोश जोश में ये 2 से 2 काट देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आप मत करिएगा, इतना जोश मत आइएगा। 2 म्यू नॉट आई, ये 2 क्यों किया मल्टीप्लाई, समझ रहे हैं ना। 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन एंगल में अल्फ़ा बाई 2। अब 1 आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, क्या फ़र्क पड़ना है भाई, कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना। तो ये अपने पास बी नेट आ गया, और आउटवर्ड ही तो आया था ना, हाँ आउटवर्ड आया था, आउटवर्ड, ठीक है। ऐसे लगाऊंगा यार तो पॉइंट से, एक ही बात है। तो ये मैंने अच्छे क्वेश्चंस कुछ लिए, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हम लोग आगे करते रहेंगे, ऐसा नहीं है, बट अब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पर मूव ऑन करेंगे। अब हमने इनफाइनाइट वायर के बारे में बात कर ली, फाइनाइट वायर की बात कर ली, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की बात कर ली। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करेंगे किसकी, लूप पर डिस्कशन करेंगे। लूप के अलावा हम लोग अभी शीट पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे वायर एक साथ ले लिए। शीट का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। शीट का मतलब मेरा ये है कि भाई बहुत सारे मैं वायर्स, इनफाइनाइट वायर्स एक साथ ले लूँ एक ही जगह पर, समझ रहे हैं क्या। तो ये कुल मिलाकर के एक शीट सा फॉर्मेट बना देंगे ना, ठीक है। ये सारे इनफाइनाइट वायर हैं, इनफाइनाइट हैं, ये इनफाइनाइट को जा रहे हैं, ओके। तो ये शीट फॉर्मेशन बना देंगे। इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, शीट, ओके, इनफाइनाइट, ठीक, ओके। उसकी वजह से मैग्नेटिज्म देखेंगे, जो बहुत सारे वायर्स उसके अंदर होंगे, तो ये एक तरह की शीट कहलाती है। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास दिस वन इन डिटेल। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स करें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आप ये चाहें तो इस 2 से 2 को काट सकते हैं इस 2 से इस 2 को नहीं ओके। सो ध्यान रखें, स्टे कनेक्टेड, ओके बच्चों, थैंक यू।